स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान सरकार ने रद्द की सभी 653 आवंटित खदानें। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से की लोकायुक्त जांच की सिफारिश। कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर आज बैठक। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति कर सकती है तारीखों का ऐलान। आर्थिक मामलों की कैबिनेट की भी आज बैठक। जस्टिस रेवा खेत्रपाल होंगी दिल्ली की नई लोकायुक्त। उपराज्यपाल आज भेजेंगे राष्ट्रपति के पास नाम। 50,000 कर्मचारियों को नियमित करेगी दिल्ली सरकार। भारत और रूस अगले 10 साल में बढ़ाएंगे 3 गुना व्यापार। रक्षा, असैन्य, परमाणु सहयोग और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति। नेताजी से जुड़ी जानकारी साझा करेगा रूस। सीरिया में हवाई हमलों को लेकर रूस और अमेरिका में समझौता। लड़ाकू विमानों के बीच हादसे टालना मकसद। आईएस के खिलाफ हमलों में तेजी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर राजस्थान से जुड़ी, जहां खदान आवंटन में गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने 2014 से आवंटित सभी 653 खानों के आवंटन रद्द कर दिए हैं। रद्द होने वाली खदानों में सिलिका, जिप्सम और चूना पत्थर की करीब 200 खदानें जैसलमेर की हैं। इस मामले में राजस्थान के खनन विभाग के मुख्य सचिव सहित 8 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल केंद्र में आने के बाद एनडीए सरकार ने पिछले साल 30 अक्टूबर को राज्यों को निर्देश जारी किया था, जिसमें खदानों का आवंटन करने की बजाय नीलामी करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अक्टूबर 2014 और जनवरी 2015 के दौरान सिर्फ 72 दिनों में 653 खदानों का आवंटन किया गया था। राजस्थान सरकार ने हालांकि मामले की जांच लोकायुक्त को सौंपी है, लेकिन कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी इस्तीफा मांगा है। संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की आज बैठक होनी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर फैसला होने की उम्मीद है। शीतकालीन सत्र 20 नवंबर से शुरू हो सकता है, जो करीब 1 महीने तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार में एक मत यह है कि सत्र को नवंबर के तीसरे हफ्ते से पहले बुलाया जाए, ताकि जीएसटी से जुड़े विधेयक को जल्द पारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मॉनसून सत्र के दौरान गतिरोध की वजह से संसद का कामकाज काफी प्रभावित हुआ था और जीएसटी राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। केंद्रीय कर्मचारियों की बोनस की सीमा 7,500 रुपए करने और इसके लिए वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए महीना करने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बैठक में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में संशोधन से जुड़े विधेयक पर विचार होगा। प्रस्ताव के मुताबिक बोनस के लिए वेतन की अधिकतम सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए की जानी है। इसके अलावा बोनस की अधिकतम राशि को भी मौजूदा 3,500 से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संशोधन विधेयक को कानून की शक्ल देने के लिए संसद में पेश किया जाएगा। सरकार ने 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को 2 सितंबर की 1 दिवसीय हड़ताल के बाद बोनस संबंधी भरोसा दिया था। सरकार ने यूनियन प्रतिनिधियों से मुलाकात में उनकी 12 में से 9 मांगे मानने के संकेत भी दिए थे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने संविदा पर काम कर रहे करीब 50,000 कर्मचारियों को नियमित सरकारी नौकरी देने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों में काम कर रहे योग्य लोगों को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी है। कार्मिक विभाग ने सरकार के सभी विभागों से खाली पड़ी जगहों को भरने की कवायद शुरू करने को कहा है। राज्य सरकार जल्द ही नियमित पदों के लिए रिक्तियों का प्रकाशन भी करेगी, जिसमें संविदा पर काम कर रहे लोगों को कुछ छूट दी जाएगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रेवा खेत्रपाल दिल्ली की नई लोकायुक्त होंगी। जस्टिस खेत्रपाल को इस पद के लिए कल 4 सदस्य समिति ने आम राय से चुना। इसमें उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता भी शामिल थे। उपराज्यपाल नजीब जंग लोकायुक्त के रूप में जस्टिस रेवा खेत्रपाल की नियुक्ति के लिए
आज उनके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पिछले दिनों लिखे पत्र में दिल्ली के लोकायुक्त का नाम तय करने के लिए बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद मंगलवार को यह बैठक हुई। दिल्ली में लोकायुक्त का पद नवंबर 2013 से खाली पड़ा है। आम आदमी पार्टी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी के लिए बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। सब लोगों ने एक मत से जस्टिस रेवा क्षेत्रपाल को नॉमिनेट किया है दिल्ली के लोकायुक्त के लिए। तो अब नई लोकायुक्त जो होंगी दिल्ली की, वो जस्टिस रेवा क्षेत्रपाल होंगी। और इस बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस एक बार फिर राज्य सरकार के निशाने पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से दिल्ली पुलिस को उनके अधीन करने की मांग की है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सीएमएस के सर्वे में दिल्ली पुलिस के सबसे भ्रष्ट होने के दावे ने दिल्ली सरकार को केंद्र पर हमले का मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली पुलिस राज्य सरकार को सौंपने की मांग की है। एसीबी के कमजोर होने की वजह से जो हमारा दायरा पहले एमसीडी और पुलिस तक था वो घटा है और निश्चित रूप से उसका असर दिख रहा है। सीएमएस इंडिया करप्शन स्टडी 2015 सर्वे में दिल्ली पुलिस में 39%, एलपीजी सेवा में 49% भ्रष्टाचार का दावा किया गया है। वहीं बिजली के मामलों में 48 और पानी की सप्लाई करने वाले विभागों में 45% भ्रष्टाचार है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा किया। दिल्ली पुलिस की चिंता हम खुद अपने आप कर लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे भी कई समस्याएं हैं। जैसा मैंने कल भी मुझे किसी जब चैनल ने पूछा था, मैंने बताया था कि साहब 6 मिनिस्टर्स में से भी करप्शन रोकना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए उनके पास काम बहुत है, वो अपना करें, हम अपना करेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को घेरने की कोशिश की हो। वो पहले भी दिल्ली में जंगल राज होने का आरोप लगा चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। झारखंड के खूंटी जिले में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सीआरपीएफ की कार्रवाई में नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। नक्सल पीड़ित खूंटी के जंगलों से ये गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान 7 नक्सली भागने में भी कामयाब रहे। उनके पास से कई हथियार और संचार उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार नक्सलियों की कई आपराधिक मामलों में तलाश जारी थी। सूरत की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को हार्दिक पटेल को 23 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे पहले हार्दिक पटेल ने कल गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अपने खिलाफ सूरत में लगाए गए देशद्रोह के आरोपों को खारिज करने का आग्रह किया है। हार्दिक के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणियों के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। राजकोट पुलिस ने रविवार को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 1 दिवसीय क्रिकेट मैच से पहले हार्दिक को हिरासत में लिया था, क्योंकि उन्होंने मैच में खलल डालने की धमकी दी थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हार्दिक पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का मामला भी दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती असहनशीलता की घटनाओं की निंदा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कहा कि लोगों को संयम और सभ्य तरीके से विरोध जताना चाहिए। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने ऐसी घटनाओं की निंदा की जगह सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बढ़ती असहनशीलता के मामले पर राष्ट्रपति के चिंता जताने के बाद सरकार ने भी हाल में हुई घटनाओं की निंदा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि लोकतंत्र में अपना पक्ष और विरोध जताने का एक तरीका है और इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। अगर विरोध भी प्रकट करना है तो वो एक संयम के साथ विरोध प्रकट करना ये बेहतर होगा, लेकिन एक दूसरे को देखकर केवल ये लगे कि इस बात में प्रचार और पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है, इसलिए ऐसे हथकंडों का हम लोग प्रयोग कर पाएं, इससे दूर रहना चाहिए। वित्त मंत्री ने 2 समुदायों जम्मू कश्मीर और पड़ोसी देशों से जुड़े मामलों में बयान देते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। किसी प्रकार के दबाव से ऐसी घटना करना जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है, जिसके माध्यम से अपना विरोध प्रकट करना, वो भारत में जो बहस का स्तर है लोकतंत्र का, उसको ऊपर नहीं ले जाता, उसको नीचे ले जाता है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने वित्त मंत्री से ऐसी घटनाओं की निंदा की जगह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अगर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सरकार गंभीर हैं, तो वो देश को आश्वस्त करने के लिए तमाम ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो उनके दल में हैं, चाहे संसदीय दल में हैं, कार्रवाई करें। कानून लागू करवाइए आप, सरकार का काम है कानून का पालन करना। उपदेश देने का और प्रवचन देने का काम नहीं है सरकार का।
वित्त मंत्री के बयान को पार्टी नेताओं और सहयोगी शिवसेना को नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बीफ मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा और तनाव की घटनाएं हुई हैं। बुद्धिजीवियों की हत्या, कॉलमिस्ट सुधींद्र कुलकर्णी और विधायक इंजीनियर राशिद पर कालिख लगाने के मामले पर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सांप्रदायिक हिंसा और साहित्यकारों पर हमले के विरोध में कवि और लेखकों का साहित्य पुरस्कार लौटाना जारी है। कश्मीर के कवि मरगूब बनहाली ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली में कल साहित्यकारों के 6 संगठनों ने भी इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने सरकार की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। कन्नड़ लेखक MM कुलबर्गी और दादरी हिंसा के विरोध में अब तक 37 से ज्यादा साहित्यकार पुरस्कार लौटा चुके हैं। एक कलमकार के पास उसकी तमाम तर कमाई का सिला उसको होता है, कोई अवार्ड मिला हुआ, तो उस तनाजुर में वो क्या करे। कहरे दरवेश बरजाने दरवेश फारसी में कहते हैं कि वो फिर गुस्सा यूं ही निकालता है कि इनके मुंह पे दे मारो जी, हमें कबूल नहीं है आपका अवार्ड शवार्ड। भारत ने मध्यस्थीयों से बातचीत करने की नेपाल सरकार की पहल का स्वागत किया है। नेपाल में भारतीय राजदूत रंजीत रे ने कहा कि KP शर्मा ओली के नेतृत्व में गठित नेपाल की नई सरकार ने मध्यस्थीयों के साथ बातचीत पर सकारात्मक रुख दिखाया है। 3 दिन के भारत दौरे से लौटे नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने भी इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की थी। भारत ने नेपाल में आपूर्ति सुनिश्चित करने का पूरा भरोसा दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली भी जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन नेपाल के साथ लगने वाली भारतीय सीमा पर अभी भी ट्रकों की आवाजाही बाधित है। रंजीत रे के मुताबिक करीब 1000 ट्रकों को दूसरे वैकल्पिक रास्तों से रवाना किया जा रहा है, जिससे नेपाल में पेट्रोलियम और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति की किल्लत ना हो। आपूर्ति के लिए चीन के साथ नेपाल की बढ़ती नजदीकियों पर भी भारत ने चिंता जताई है। दरअसल नए संविधान के विरोध में तराई के मधेसियों का आंदोलन करीब 2 महीने से चल रहा है। वहीं भारत और रूस ने आपसी व्यापार को अगले 10 साल में 3 गुना बढ़ाकर $30 अरब करने का लक्ष्य रखा है। रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच कल बातचीत हुई। इसमें दोनों देश रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के साथ रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग और व्यापार संबंधों को रफ्तार देने पर सहमत हुए हैं। रूस ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जानकारियों को साझा करने पर भी सहमति जताई है। 3 दिनों के रूस दौरे पर पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मंगलवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मॉस्को में द्विपक्षीय बातचीत हुई। सुषमा स्वराज ने रूस को जांचा परखा साझेदार और असली दोस्त बताया है। जहाँ तक हमारे द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम जब भी विश्लेषण करते हैं तो एक चीज़ पाते हैं कि पूरे विश्व में अगर हमारा कोई जांचा परखा मित्र है, असली दोस्त है, तो वो रूस है। इस बातचीत में दोनों देशों ने रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमति जताई। ये भी तय हुआ कि दोनों देश कृषि, फार्मा और आधारभूत संरचना में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाएंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष तकनीक, ऊर्जा और संस्कृति में सहयोग भी बढ़ेगा। भारत ने देश में रूस के सहयोग से बनने वाले 12 असैन्य परमाणु रिएक्टरों पर भी आगे बढ़ने का फैसला किया है। भारत ने रूस से भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों के लिए वीजा नीति आसान करने की अपील की है। रूस भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सहयोग करेगा और इसके तहत सेना के लिए 6000 करोड़ की लागत से भारत में 200 कॉमो 226 T हेलीकॉप्टरों के निर्माण पर बातचीत हुई। रूस ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत की पूर्ण सदस्यता से संगठन को बल मिलेगा। было принято решение о начале процедуры приема Индии и Пакистана в полноправные члены Шанхайской организации сотрудничества। इस बातचीत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जानकारियों को साझा करने पर भी चर्चा हुई। रूस ने इस बारे में भारत से सहयोग का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे अभिनेता शम्मी कपूर को याद करेंगे उनके जन्मदिन पर। हम चले आए चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर,
प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक। देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कुछ और अहम खबरों की। खुदरा बाजार में अरहर दाल 210 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इस मसले पर सियासत का दौर तेज होता जा रहा है। बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को जिम्मेदार ठहराने में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और रामविलास पासवान ने कल पटना में बढ़ती कीमतों पर सफाई दी। दोनों ने आरोप लगाया कि सस्ती दरों पर दाल मिले, इसके लिए नीतीश कुमार ने कोई कदम नहीं उठाया। नीतीश ने केंद्र सरकार के तर्कों को हास्यास्पद करार दिया है। आसमान छूती कीमतों की वजह से आम लोगों की थाली से दाल गायब होती जा रही है। बिहार के चुनावी दंगल में दालों की ऊंची कीमतें बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत महागठबंधन के तमाम नेता महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। केंद्र सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने पटना में सरकार की ओर से सफाई पेश की। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। राज्यों को लिखा गया कि आपको कितना चाहिए, आप इसका विवरण दीजिए, तो उसको भी, उस पत्र को भी इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। कीमतें जो बिहार में बढ़ी है उसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार है। आप स्टॉक लिमिट तय कीजिए। एसेंशियल कमोडिटी के एक्ट के तहत आपको कार्रवाई करने का अधिकार है, उसका उपयोग कीजिए। जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट है उसके अंतर्गत आप कार्रवाई कीजिए। एक भी कार्रवाई इन्होंने नहीं किया। ऊंची कीमतों पर केंद्र सरकार के तर्कों को आरजेडी जेडीयू ने बेतुका करार दिया है। राज्य सरकार की विफलता है कि गुजरात में या मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या देश के दूसरे राज्यों में काहे दाल का दाम है। ये ऐसा हास्यास्पद बात करना किसी भी राज्य सरकार का काम है, इंपोर्ट करना। दूसरे राज्यों में भी बढ़ी कीमतों के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतर आए हैं। मुंबई और भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। खाने पीने की चीजों के जमाखोरों से मिली हुई है और जानबूझ के, जब एक त्योहार का मौसम है, दुर्गा पूजा, नवरात्रि चल रही है, दिवाली आने वाली है और ये सरकार चीजों का भाव बढ़ने दे रही है। इस बीच दिल्ली में कैबिनेट सचिव ने दालों की बढ़ती कीमतों की समीक्षा के लिए उपभोक्ता मामलों, कृषि, वाणिज्य और दूसरे संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। जमाखोरों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक बीते कुछ महीनों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से 5800 टन दाल जब्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि दाल की कीमत पर सियासत जारी है, वहीं राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर भी है। दिल्ली के करीब 400 केंद्रीय भंडारों और सफल के आउटलेट्स पर सस्ती दरों पर दाल मिल रही है। अरहर की दाल के दामों ने आसमान छुआ तो केंद्रीय भंडारों पर कतारें लंबी हो गईं। यहाँ बाजार से करीब 80 से 90 रुपए सस्ती दालें बिक रही हैं। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए ये किसी राहत से कम नहीं। हालांकि इन सरकारी आउटलेट से एक बार में 2 किलो दाल ही खरीदी जा सकती है। बाहर 200 रुपये किलो दाल मिल रही है अरहर की, यहाँ 120 पर केजी मिल रही है। पर बंदे को 2 किलो दे रहे हैं ये, तो ये अच्छी बात है। सरकार ने सफल और केंद्रीय भंडारों पर तो सस्ती दालों का इंतजाम कर दिया है, लेकिन खुदरा बाजार में अरहर की दाल की कीमतें 200 के पार पहुंच गई हैं। दूसरी दालों की कीमत भी चढ़ी हुई है। हालांकि सरकार दाल की कालाबाजारी को रोकने के लिए छापेमारी समेत कई कदम उठा रही है। बावजूद इसके दाल की कीमत काबू से बाहर है। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटेरिंग, ये सब जमाखोरी जो है इसको बंद किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दाल जो है वो मार्केट में आ जाए और इसके दाम कम हो। दाल की बढ़ती कीमतों के लिए जानकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विदेश के बाज़ारों में या देशों में जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे म्यांमार है, तंजानिया है, मोजम्बिक है, जहाँ से हम
तूर दाल इंपोर्ट करते हैं, वहाँ भी इस बार बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं है। इस साल दाल का उत्पादन कम हुआ है, जिसकी वजह से फिलहाल उपभोक्ताओं को राहत मिलने के आसार कम ही हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2016 में 22 मिलियन टन दाल की जरूरत होगी, जबकि उत्पादन करीब 17 मिलियन टन होने की उम्मीद है। ऐसे में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कल पुणे फिल्म संस्थान के हड़ताली छात्रों से बात की। दिल्ली में मंत्रालय और छात्रों के बीच 5वीं दौर की बातचीत की। वार्ता का कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्ष आगे बात जारी रखने पर सहमत हुए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि छात्रों का कोर्स समय पर पूरा नहीं होने पर बात हुई और जल्दी इसका समाधान निकाला जाएगा। उधर छात्रों ने कहा कि अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान समेत 5 नियुक्तियों पर उनका विरोध अब भी जारी है। आज की बातचीत के अंदर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और आज शायद स्टूडेंट से बात करके और जो गहरे मुद्दे हैं वो उजागर हुए। किस तरह से 2008 बैच इतने सालों से अपना कोर्स खत्म नहीं कर पाया, किस वजह से 2011 बैच अभी तक 1 ही साल खत्म कर पाया है और 2 साल बाकी हैं। The strike started not just because of Gajendra Chauhan. The strike started because of 5 appointments made in the FDI society, and that issue still remains. So even after the discussion with the minister, we've kind of briefed him on what our concerns were with these appointments. और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। कनाडा में विपक्ष लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। इसके साथ ही कंजर्वेटिव पार्टी का 9 साल का शासन खत्म हो गया। लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडेव सरकार बनाएंगे। निवर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने हार स्वीकार कर ली है। जीत के बाद ट्रूडेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से फोन पर बात करके कहा कि वो अफगानिस्तान से लड़ाकू विमानों की वापसी के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। कनाडा चुनाव की खास बात यह रही कि इस बार भारतीय मूल के 19 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लिबरल पार्टी से 15, कंजर्वेटिव पार्टी से 3 और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल का 1 उम्मीदवार जीता है। Many of you have worried that Canada has lost its compassionate and constructive voice in the world over the past 10 years. Well, I have a simple message for you. On behalf of 35 million Canadians, we're back. सीरिया में हवाई हमलों को लेकर रूस और अमेरिका ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे सीरिया के हवाई क्षेत्र में उनकी वायुसेना में टकराव को टाला जा सकता है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के विमान एक ही हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गए और एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। सितंबर से ही दोनों देशों के अधिकारी इस सिलसिले में समझौते की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक समझौते का पूरा मसौदा मॉस्को के अनुबंध पर गुप्त रखा जाएगा, लेकिन इसके तहत दोनों पक्षों के बीच संपर्क स्थापित करने और जमीन पर हॉटलाइन शुरू करने की बात कही गई है। हालांकि दोनों देश अपने लक्ष्यों पर खुफिया जानकारी साझा नहीं करेंगे। समझौते से यह भी सुनिश्चित होगा कि दोनों देशों के विमान एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रहें। रूस के उप रक्षा मंत्री अनातोली अंतोनोव ने कहा कि इस समझौते में कुछ नियम और प्रतिबंधों का जिक्र है, जिनका मकसद अमेरिकी और रूसी विमानों के बीच भिड़ंत को रोकना है। Senior officials from the Department of Defense and the Russian Ministry of Defense signed a memorandum of understanding regarding measures to minimize the risk of in-flight incidents between coalition and Russian aircraft operating in Syrian airspace. With today's signatures, the MOU is now in effect. We consider as a positive step the signing of Memorandum of Understanding between the Ministry of Defense of the Russian Federation and the Department of Defense of the United States of America on the prevention of flight safety incidents in the course of operations in the Syrian Arab Republic. और अब एक अहम खबर खेल की दुनिया से। वीरेंद्र सहवाग ने कल अपने जन्मदिन के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट और आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया। 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 17,000 से ज्यादा रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले एक लौते भारतीय खिलाड़ी। कई दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग को शानदार क्रिकेट करियर के लिए बधाई दी है। It doesn't look good though. A miss hit is a long way off the cards at this stage. Well, this would appear to be Sehwag's day. What a good shot. विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने मंगलवार को अपने 37वें जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। वो अब आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि देश के लिए खेलना एक यादगार सफर रहा।
इस मौके पर उन्होंने साथी खिलाड़ियों और प्रशंसकों का शुक्रिया भी अदा किया। वो लम्हा जब मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो मेरे सामने एक चैलेंज था और उसको मैंने कबूल किया और लकी था मैं कि मैंने पहले टेस्ट मैच में 100 बनाया। उसके बाद सब लोगों से तारीफ़ हुई और सब उसका टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया। आई थिंक मेरे कैरियर में जो लम्हा रहेगा सदा, जो मुझे याद रखेगा, वो टेस्ट क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच है। 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सहवाग ने 104 टेस्ट मैच में 8,586 रन बनाए। इनमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं। वो टेस्ट मैच में 13 शतक जड़ने वाले अकेले भारतीय हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 319 रन और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 309 रन बनाए। वहीं 251 वनडे में 8,273 रन बनाए, जिनमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं। सहवाग ने मास्टर्स चैंपियंस लीग 2020 खेलने का करार किया है। इस लीग में रिटायर्ड क्रिकेटर ही खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मशहूर फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को महाराष्ट्र में हुआ था। शम्मी कपूर ने ज्योति जीवन से फिल्मी सफर की शुरुआत की। अपने याहू वाले अंदाज से लोगों को दीवाना करने वाले शम्मी कपूर को फिल्म जंगली ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। हिंदी सिनेमा जगत में शम्मी कपूर ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने उमंग और उत्साह के भाव को बड़े पर्दे पर बेहद रोमांटिक अंदाज में पेश किया। तुमने बुगारा हम चले आए, बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है, हमारा दिल जुबां टाले हो। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें। साथ ही जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता यश चोपड़ा की आज तीसरी पुण्यतिथि है। वक्त, लम्हे, सिलसिला, दीवार, चांदनी और दिल तो पागल है जैसी मशहूर फिल्मों का निर्देशन करने वाले यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर 1932 को लाहौर में हुआ था। जब तक है जान उनकी आखिरी फिल्म थी और इसी फिल्म के दौरान 21 अक्टूबर 2012 को उनका निधन हो गया। उन्हें निर्देशन के लिए फिल्म फेयर, दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। वो सब मेरे हैं, उन सब में मैं हूँ, बस भूल न जाना, रखना याद मुझे, सब जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, हीर हीर ना खोड़ियो, मैं ते साहिबा होई, तोड़ी लेके आवे ले जाए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार ने रद्द की सभी 653 आवंटित खदानें। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से की लोकायुक्त जांच की सिफारिश। कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर आज बैठक। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति कर सकती है तारीखों का ऐलान। आर्थिक मामलों की कैबिनेट की भी आज बैठक। जस्टिस रेवा खेत्रपाल होंगी दिल्ली के नई लोकायुक्त। उपराज्यपाल आज भेजेंगे राष्ट्रपति के पास नाम। 50,000 कर्मचारियों को नियमित करेगी दिल्ली सरकार। भारत और रूस अगले 10 साल में बढ़ाएंगे 3 गुना व्यापार। रक्षा, असैन्य, परमाणु सहयोग और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति। नेताजी से जुड़ी जानकारी साझा करेगा रूस। सीरिया में हवाई हमलों को लेकर रूस और अमेरिका में समझौता। लड़ाकू विमानों के बीच हादसे टालना मकसद। आईएस के खिलाफ हमलों में तेजी।